हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि जो सेल है वो क्या होता है। सेल जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो या तो लिविंग होती है या फिर वो नॉन लिविंग होती है। ये दो चीज़ें ही हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। लिविंग में अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस खुद हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम लिविंग में डालते हैं। और नॉन लिविंग का एग्जांपल देखें तो जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो है वो हम नॉन लिविंग में रखते हैं। तो बेसिक यूनिट मतलब कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। जिसमें सेल प्रेजेंट होता है उसको हम लिविंग बोलते हैं, और जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं होता उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, या फिर जिसमें एब्सेंट होता है उसमें वो नॉन लिविंग होती है, और जिसमें प्रेजेंट होता है वो लिविंग होती है। इसीलिए हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी सेल से मिलके बनी होती हैं, लिविंग चीज़ें। अब बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ये लाइन भी हम सेल के बारे में बोलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल में अगर हम एग्जांपल देखें, स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बना होता है। सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। या फिर अगर हम दूसरी लाइन बोलें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट होता है सेल से। इसीलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, बनाती है हमें। एक सेल जो है वो हमें कंप्लीट को बनाता है, स्ट्रक्चर देता है हमें, इसीलिए स्ट्रक्चरल बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट कि एक मान लो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल होता है, वो जो सिंगल सेल है वो उस ऑर्गेनिज्म का हर एक काम करता है। जितने भी काम होंगे उस ऑर्गेनिज्म के, खाना लेना होगा, उसको डाइजेस्ट करना होगा, ये भी मतलब जितने भी काम जो होते हैं वो एक सिंगल सेल ही करता है। मतलब एक सिंगल सेल अपना बॉडी का एंटायर काम कर सकता है, पूरा काम उस बॉडी का वो एक सिंगल सेल करता है, इसीलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री की सेल को किसने बनाया, मतलब किसने पहले देखा, डिस्कवर किसने किया, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया, ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा, क्योंकि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सबसे पहले उस सेल की सेल वॉल को देखा। सेल में सेल वॉल होती है, जब रॉबर्ट हुक ने उन्हें देखा तो उन्हें सेल वॉल नज़र आई जो कि डेड होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया। और किसने किया? कॉर्क सेल में उसने देखा। जो कॉर्क सेल होती है ना उसको वो लेके आए और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, और उन्होंने किस तरह की स्ट्रक्चर देखी, जैसे कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे। इस तरह के पैटर्न उन्हें नज़र आए जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में सेल को देखा। इस तरह के सेल उन्हें देखा तो उन्होंने बोला कि हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस वो जिस तरह का हमें दिखता है उसी तरह का हमारा सेल होता है। और उन्होंने फिर इस सेल को सेलुले नाम दिया। उन्होंने जो देखा उन्होंने उसको सेलुले नाम दिया, और एट प्रेजेंट टाइम में हम उसको सेल बोलते हैं। उन्होंने जिसको सेलुले नाम दिया आज हम उसको सेल बोलते हैं। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, एंटोन वॉन लीवनहुक। इन्होंने जो है लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अगर हमसे पूछे डेड सेल को किसने डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक ने। और अगर पूछे कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया तो भी हम रॉबर्ट हुक पे ही जाएंगे। लिविंग सेल पूछे तो हम एंटोन वॉन लीवनहुक पे जा सकते हैं। फिर आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि ये जो सेल है उसके अंदर भी कुछ होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि सेल के अंदर भी कुछ होता है, उन्होंने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो
टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं हम, जिस सिंगल सेल से बना हो, जिसके अंदर सिंगल सेल हो, वो एक सेल ही उस ऑर्गेनिज्म का पूरा काम करता है, उसको हम सिंगल यूनिसेलुलर बोलते हैं। अमीबा हो गया, यीस्ट, पैरामीशियम, नॉस्टॉक, ये सारे जो हैं वो है सिंगल सेल के एग्जाम्पल या फिर यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें मल्टीपल सेल हो, जैसे हम नाम से ही पता करते हैं मल्टी, मल्टी मतलब मैनी, कि उसमें बहुत सारे सेल हैं, मल्टीपल या फिर मैनी सेल भी हम बोल सकते हैं। और सेलुलर मतलब सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल हो। और ये जो है डिवीज़न ऑफ लेबर, अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइप के सेल को एक स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है, और दूसरे स्पेसिफिक को दूसरा स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है, तो ये मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं, उसी को हम डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। अब थर्ड आता है ए सेलुलर। ए सेलुलर में अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल आता है वायरस। वायरस जो है, अभी हमने कोरोना वायरस देखा, तो कोरोना वायरस जो है उसमें क्या था कि जितने भी वायरस होते हैं, ये वायरस जो है इनका खुद का कोई सेल नहीं होता। अगर ये बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे। अगर ये बॉडी के बाहर है ये, तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब तक ये बाहर रहेंगे तब तक ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है या फिर किसी भी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये एक्टिव हो जाता है, लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। बॉडी के अंदर जाते ही वायरस जो है वो लिविंग सेल बन जाता है। इसीलिए अगर वो नॉन लिविंग चीज़ों पे है, जैसे कि टेबल पे वायरस है, तो ऐसा तो नहीं देखा ना हमने कि टेबल को कोई बीमारी हो गई। तो जितना भी जो भी वायरस है अगर हमारी स्किन के भी ऊपर भी लगा होगा तो भी वो नॉन लिविंग ही होगा। जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं चला जाता तब तक वो लिविंग में नहीं आएगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही अंदर गया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं दो चीज़ें। एक आता है सेल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दो टाइप्स के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। मतलब न्यूक्लियस जो होगा उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरी सेल में ऐसे स्कैटर्ड मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं मिलेगा, ना ही कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज हमें इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा हमें, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, ये बाहर बिखरा हुआ मिलता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो एक जगह इकट्ठा एक मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा। अब हम इन दोनों चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो स्कैटर्ड मिलेगा, वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऑर्गेनेली जो है वो वेल डिफाइंड मिलेंगी हमें। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। ये स्मॉलर इन साइज या फिर हम इसको माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इसको आँखों से देख नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के। बिना माइक्रोस्कोप के ये हमें दिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है इनमें। ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये यूनिसेलुलर है, इसमें एक सिंगल सेल है, तो एक सिंगल सेल अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर लेगा एज़ कम्पेयर कि अगर हम देखें मल्टी
सेलुलर में बहुत ज़्यादा सेल है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो एक सिंगल ही सेल है वो मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेगा, इसीलिए ये मल्टीप्लाई बहुत फास्टली करते हैं। इनकी शेप वैरी करती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही तरह के हो सकते हैं, ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये रॉड शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप में भी ये देखे जाते हैं, स्पाइरल, कोमा, मतलब इनमें कोई एक शेप नहीं है, ये बहुत तरह के देखे जाते हैं। अगर हम रॉड शेप में एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जनरली हमसे पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रॉड शेप में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैसिलस जो है वो रॉड शेप का एग्जाम्पल है। कोमा का आ गया विब्रियो, मतलब ऐसे हमसे कुछ पूछता नहीं है, स्पाइरलम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही शेप के प्रेजेंट होते हैं, रोड शेप, सर्कुलर, स्पाइरल, कोमा। अब इनमें एक चीज़ और होती है कि जो रॉड शेप का जो सेल है वो सर्कुलर में भी चेंज हो सकता है, या फिर सर्कुलर वाला रोड में, स्पाइरल में, कोमा में, किसी भी तरह के में बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो रोड शेप का हो गया वो सिर्फ रोड शेप का ही रहेगा, बिल्कुल नहीं, ये अपने शेप बदल सकते हैं। जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ती है ये उसी तरह से अपना शेप बदल लेते हैं। इसी शेप चेंजिंग नेचर को हम प्लियोमॉर्फिक नेचर बोलते हैं, कि ये एक दूसरे का शेप ले लेते हैं। अब अगर हम देखें इसमें डायग्राम की प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है, तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से हमें बिखरा हुआ मिलेगा, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि हम यूकैरियोटिक में देखेंगे उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, और ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंडेड मिलेंगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो किसी ऑर्गेनेली पे मेम्ब्रेन मिलेगी, मतलब वेल डिफाइंड हमें ऑर्गेनेली भी नहीं मिलेंगी, और ना ही न्यूक्लियस मिलेगा। अब अगर हम आगे बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक में हमने क्या पढ़ा था कि यूकैरियोटिक जो है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, मतलब कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में एक चीज़ और होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन जो है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसको अपने चारों तरफ लपेट के रखता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन ना हो तो हमारी बॉडी की लेंथ के जितना हमारा डीएनए होता है, मतलब हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है, तो वो उस छोटे से सेल के न्यूक्लियस में कैसे आएगा? तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ वो रैप होता है, जिससे कि वो आराम से न्यूक्लियस में आ जाए, छोटे से शेप में पूरा उसके चारों तरफ लपेट के वो छोटा सा हो जाता है। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिससे उसका जो डीएनए वो हमें स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को नहीं मिलता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। न्यूक्लियस जो है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। अब यूकैरियोटिक में देखा कि ऑर्गेनेलीज जो है वो भी वेल डिफाइंड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, जो कि डबल मेम्ब्रेन की भी हो सकती है और सिंगल मेम्ब्रेन की भी, मतलब उनके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकती है और एक सिंगल मेम्ब्रेन भी। डबल मेम्ब्रेन वाली कौन सी होती है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। और सिंगल वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। और जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो है उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, राइबोसोम के मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। बस एक ये ही राइबोसोम ही है जो कि मेम्ब्रेन का नहीं है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और ये जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमें देखने को मिलता है। जैसे राइबोसोम जो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह का ईआर होता है, उसके यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा। न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर राइबोसोम होंगे। अब राइबोसोम
की प्रेजेंस की वजह से दो तरह के ईआर हो जाते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की हो जाता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम रफ बोलते हैं, और जिसके ऊपर एब्सेंट है उसको हम स्मूथ बोलते हैं। मतलब कि अगर हम ये देखें कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ लग जाए तो वो हमें रफ़ी रफ़ी सा फील देता है, और जिसके ऊपर कुछ ना हो वो स्मूथ। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और नहीं होते उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब अगर हम डायग्राम देखें एक यूकैरियोटिक सेल का, तो जो ये पिंक कलर का हमें नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और बहुत जितनी भी ऑर्गन, ये आ गया हमारा राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर। और ये जो ब्लू डॉट हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखने को मिल रहे हैं ये है राइबोसोम, जिसके ऊपर प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर एब्सेंट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So it's the end of our video. Thanks for watching. Bye bye.